ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण किस तरह का, अब तक हम फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स में 3 पढ़ चुके हैं, मतलब तीसरा पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, और सेकंड पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 to 22 एंड जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। तो जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात हो तो बेसिकली ये 3 चीज़ों में डील करता है। 3 चीज़ें क्या हैं, वो 3 बातें क्या हैं? अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ की बात करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसे एक कमोडिटी की तरह आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं, जो कि हमारी इंडिया में बड़े आराम से बहुत लंबे समय से ये प्रैक्टिस होती चली आ रही है। ह्यूमन बीइंग को एक वस्तु की तरह, एक कमोडिटी की तरह खरीदा या बेचा जाता रहा है और आज भी होता है। कहाँ पर होता है? तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जबकि लॉ भी बना, एक्ट भी ड्रॉप्ट हुआ, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद नहीं हुई कभी। जबकि मेनली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फोर्स करता है आर्टिकल 23 कि आप किसी भी व्यक्ति को अंडर आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आप किसी भी व्यक्ति को एक सामान की तरह, एक वस्तु की तरह बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। अगर कोई खरीदता है या बेचता है तो खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी दोनों के लिए पनिशेबल ऑफेंस है, दोनों को ही दंड दिया जाएगा। शाल बी पनिश्ड अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ, जो भी लॉ में प्रोविजन होगा उसके हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब देखने को कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि भारत में ही नहीं, जो भी गरीब देश थे, जो भी कमज़ोर देश थे, उन कमज़ोर देश के नागरिकों को अपना स्लेव बना लिया। उनको स्लेव बना करके इधर कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन भी करते थे उनका, और स्लेव की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उससे फोर्सफुली क्या करवाते थे? मजदूरी करवाते थे, काम करवाते थे। तो उस समय भी जो है अब्राहम लिंकन, जो आपने नाम सुना होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने जो है इस स्लेवरी सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाई। स्लेवरी सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश करने की बात की, राइट? कब? 1843 में। तो अब्राहम लिंकन ने 1843 में जो है ये कहा कि ये जो है अबॉलिश होना चाहिए, ठीक है? तो 1843 में अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की। इसके बाद बॉन्डेड लेबर की बात आती है। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर। किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना काम करवाते हैं तो दैट वुड बी पनिशेबल ऑफेंस एंड दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। वो भी आर्टिकल 23 का क्या है? वायलेशन है। तो जैसे कि इसको आप, जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में इनैक्ट होता है, उसके बाद 1956 में एक एक्ट ड्राफ्ट हुआ, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि किसी भी बच्चे को,
किसी भी महिला को, किसी भी गर्ल्स को, मतलब किसी मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, अगर इनको किडनैप करके या खरीद करके या बेच करके कोई आदमी व्यक्ति व्यापार करता है तो इसके तहत उसको जो है क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 के तहत। इसमें ये प्रोविज़न दिया है कि ये काम इलीगल है, ये काम भारत में तुरंत बंद होना चाहिए, मतलब बहुत तेज़ी से इसको बंद करना है। लेकिन इसके ठीक उल्टा देखिए, कितनी मज़ेदार बात है कि कानून हमारे देश के कहाँ बनते हैं, दिल्ली में, पार्लियामेंट में बैठ करके। पार्लियामेंट से ठीक 7.5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर जीबी रोड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा जीबी रोड का। वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस वहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर देश भर की तमाम महिलाओं को पकड़ करके लाया जाता है या किडनैप करके लाया जाता है और वहाँ पर उनको जो है ले जा करके छोड़ दिया जाता है प्रोस्टिट्यूट करने के लिए। भाई कुछ तो किडनैप करके आ जाते हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है कि ग्लैमर में भी आ जाते हैं लोग। ग्लैमर का इन द सेंस ये होता है कि जैसे कि आप बिहार, बंगाल और नेपाल, असम, ये वो क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। अब कोई एक व्यक्ति यहाँ पे दिल्ली में कुछ समय रहा और दिल्ली के चोर बाज़ार से उसने बढ़िया से कपड़े खरीदे, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और अच्छी ब्रांडेड घड़ी पहन करके जब वो गांव में जाता है, ख़ास तौर से बैकवर्ड एरिया में, और वहाँ जब जाता है तो लोग उसको जो है थोड़ा स्पेशल देखते हैं, तो कहते हैं भाई कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा दिल्ली में। दिल्ली में यार तो तुम्हारा तो यार जलवे है भाई, बहुत अच्छा कमा रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम भी चलो। अब उस वहाँ से लाए बड़े उससे कि तुम भी चलो, तुम्हें भी जॉब दिला देंगे। अब वहाँ से लाए तो थे उसको जॉब दिलाने के लिए, यहाँ आकर के उसको जो है या तो बॉन्डेड लेबर बना दिया, या लेडी है जिसको यहाँ पर नौकरी दिलाने के बहाने से लाए उसको प्रोस्टिट्यूट में उतार दिया। तो ये जो है इसी के अगेंस्ट ये एक्ट बना था कि प्रोस्टिट्यूशन जो है बैन होना चाहिए। और आज भी ये प्रोस्टिट्यूशन को भारत में जो है लीगलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में ये लीगलाइज है वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट टैक्स पे करते हैं। अभी हमारे इंडिया में प्रोस्टिट्यूट से टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो एक रिनाउंड प्रोफेशन नहीं माना जाता है। वो बात अलग है। अभी मार्च 23 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन देते हुए ये कहा कि अगर कोई सेक्स वर्कर है तो उस सेक्स वर्कर का वो एक अपना जॉब है जैसे दूसरे लोग जॉब करते हैं, तो उसके जॉब में कोई इंटरवेन ना करे। तो सेक्स वर्कर अगर कोई अपनी मर्जी से सेक्स करता है उसके लिए वो चीज़ है कि वो अपना जो है जा सकता है, अपना काम कर सकता है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 142, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लॉ बनाने का पावर है वो कहाँ है, आर्टिकल 142 में। अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ बना करके ये कहा कि इनको प्रोटेक्ट करने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी पत्रकार, कोई भी पुलिसमैन, अगर कोई दो कपल हैं वो अपने कंसेंट दे करके अगर कहीं पर जा रहे हैं या अपना कंसेंट दे करके अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ ना तो उनको एक्सपोज किया जाए, ना उन्हें अरेस्ट करके हरेस किया जाए। पत्रकारों के लिए भी ये सूचना मतलब नोटिफिकेशन हुआ कि पत्रकार भी जो है ये उनको जो है एक्सपोज ना करें, उनकी फ़ोटो ना छापें। और पुलिस को भी डायरेक्ट किया कि पुलिस फोर्स उनको परेशान ना करे, उन्हें अननेसेसरी अरेस्ट ना करे, बिकॉज ऑफ दैट इज़ द मैटर ऑफ देयर राइट टू चॉइस। ये उनके राइट टू चॉइस का मामला है। और जैसे दूसरे लोगों के प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है। लेकिन ब्रॉदल चलाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रॉदल चलाता है तो वो बिल्कुल इलीगल होगा। ब्रॉदल चलाने, जहाँ पे ब्रॉदल चल रहा है मतलब वेश्यावृत्ति हो रही है, एक ठिकाना है, तो उसके लिए बैन किया है, राइट। तो यहाँ पर खैर बात हो गई थी, उनको जो है ये दिया। तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बना, ठीक है। लेकिन एक्ट बदल गया, एक्ट को सीटा की जगह आज पीटा हो गया है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन कह लो या सप्रेशन कह लो, लेकिन एक्ट बदल गया
एक्ट का कार्य मतलब एक्टिविटी नहीं बदली। जो क्रिमिनल एक्ट हो रहे थे इमोरल ट्रैफिकिंग के, वो आज भी चल ही रहे हैं। देश के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। और ख़ास तौर से भारत के जो बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें लार्ज नंबर पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इज दैट क्लियर? जबकि अब तो एक डिपार्टमेंट भी इसका बना दिया गया है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इसके थाने भी अलग अलग बनने लगे हैं, पूरे दिल्ली में भी, यूपी में भी, हर जगह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अलग पुलिस स्टेशन बना है, एक अलग वहाँ पे FIR होती है और सारे एक्शंस भी होते हैं। और डायरेक्ट हाँ, उसमें जो है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पुलिस स्टेशन है वहाँ FIR नहीं होती है। FIR होती है इन्हीं पुलिस स्टेशन में, केस उनको दिए जाते हैं रिजॉल्व करने के लिए कि देखो ये कहाँ पर ट्रैफिकिंग करके ले जाई गई है या ले जाया गया है। इज दैट क्लियर? तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। फिर बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति की मर्जी के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध बाय फोर्स अगर आप काम करवाते हैं तो वो जो है क्या है, दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है और दैट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। वो जो है गैर संवैधानिक कार्य होगा, विच इज पनिशेबल ऑफेंस, जो कि एक दंडनीय अपराध है। आप किसी व्यक्ति को बॉन्ड करके मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए क्या हुआ, इसको एक केस से समझिए। ये जो है संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस क्या है, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983। आपने देखा होगा कि सड़कों पर और ब्रिक फील्ड में, भट्ठों पर, सड़कों पर और जहाँ पर ये ब्रिक्स बनते हैं जिनको ईंट के भट्ठे कहते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगी। राइट? तो संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी जो है बहुत लार्ज नंबर पर जो है मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया। कहाँ पर? काम करने के लिए, रोड साइड पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए दिया गया। लेकिन इनको जो मिनिमम वेजेस होता है गवर्नमेंट का, राइट, मिनिमम वेजेस ऑफ गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज डिसाइड करती है कि एक लेबर की प्रतिदिन की 8 घंटे का वेतन बेयर मिनिमम कितना होना चाहिए। तो जैसे कि क्या आपको पता है कि एक दिन की मजदूरी कितनी होनी चाहिए, ये पता है किसी को? हैं? देखिए, जो इलिटरेट लेबर है, गैर पढ़ा लिखा है, मजदूर है, हार्ड वर्कर है, राइट, तो उसका जो मजदूरी है, मिनिमम वेज है एज पर द दिल्ली गवर्नमेंट 571 रुपये प्रति 8 घंटे। 571 रुपये प्रति 8 घंटे, ठीक है। और यूपी में गवर्नमेंट के हिसाब से 570 रुपये प्रति 8 घंटे है। और जो है, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसने 600 रुपये प्रति 8 घंटे बेयर मिनिमम जो है डिसाइड किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये मजदूरी है 600 रुपये प्रति 8 घंटे, राइट। ये जो है मजदूरी है भारत सरकार की। कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गई। इस कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप मजदूरी कहाँ कर रहे हैं। अब देखिए, एरिया के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई, जब मैंने बताया ना कि स्टेट को अपने कानून बनाने का अधिकार है, राइट। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बनाया है कि मजदूरी ये होनी चाहिए। तो ये जो मजदूरी है, मिनिमम मजदूरी है कि ये मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम का क्या मतलब होता है
कि अगर आप गांव में काम कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ के खर्चे भी कम हैं, लाइफ स्टाइल भी कम है, लिविंग और रूम रेंट भी कम है। और आमतौर पर जो गांव के अंदर मजदूरी कर रहे हैं तो मकान, आमतौर पर मकान की समस्या होती नहीं रहने की, फ्री में मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि भाई 570 रुपये इनफ है। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये भी पर डे कमा रहा है तो वो जो है अपना एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है गांव के अंदर, राइट। अगर वो किसी शहर में भी कमा रहा है छोटे मोटे में, तब फिर ये होता है कि भारत सरकार ये कहता है कि शहर है तो उसको जो है मकान भी लेना है, रेंट पर लेना है कि नहीं, वहाँ के खर्चे भी थोड़े से अलग होंगे, लाइफ स्टाइल भी अलग होगी, हर चीज़ पैसे से पर आधारित होगी। तो बेयर मिनिमम 600 रुपये एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे मजदूरी कर रहा है, किस जगह मजदूरी कर रहा है। अगर वो घर से निकला अपने जो उसका जो है पैटर्नल होम है, वो नेटिव प्लेस है, वहीं बर्थ प्लेस पे रह रहा है, बर्थ प्लेस पे मजदूरी कर रहा है, तो घर से खाना खा के निकला और जा कर के मजदूरी करके आया और घर पे आके खाना खाया, आराम से सो गया, तो उसके लिए 500 रुपये भी बहुत है, इनफ है। लेकिन अगर वो व्यक्ति घर से बाहर रह रहा है तो मजदूरी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मिनिमम वेज की फाइट थी कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल किसको देना है, मजदूर को भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, तो उसको मिनिमम वेज भी देना होगा। अब यहाँ पर ये संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में क्या था, कंस्ट्रक्शन साइट पर, रोड साइट पर जो भी महिलाएं बच्चे काम कर रहे थे उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा था, लेकिन मिनिमम वेजेस से भी कम मजदूरी दी जा रही थी। तो संजीत रॉय ने जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट फाइल कर दी। रिट तो यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट इशू करते हुए इस केस को देखा और ये कहा कि ये जो भी एक्ट है राजस्थान में जो हो रहा है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, जो कि आर्टिकल 23 का वायलेशन है और ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस इशू किया सभी को, डायरेक्शन देते हुए कि सभी राज्य सरकारें इसको जो है पालन करें कि किसी भी मजदूर को बेयर मिनिमम मजदूरी देनी ही देनी है, मिनिमम वेजेस देने ही देने हैं। और ये अपने यहाँ हर सरकार जो भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अपने यहाँ इसको मैंडेट कर दें कि ज़रूर ही देनी है, इससे कम अगर कोई देगा तो उसके विरुद्ध जो है फिर क्या होगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर मिनिमम वेज का समझ में आ गया होगा कि आप बाई फोर्स एक तो ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं और जो काम कर रहा है उसको गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड जो मिनिमम वेजेस है आपको वो पे करना है, राइट। एक तो फोर्सफुली काम नहीं कराना है, सेकंड गवर्नमेंट ने जो भी मिनिमम वेजेस डिसाइड किए हैं वो जो है आपको पे करना है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन की बात करता है। प्रोहिबिशन का मतलब चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। तो ये चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज़ का मतलब होता है जहाँ भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या जो है जहाँ पर जो है आयरन इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पर ज़्यादा खतरनाक है वहाँ पर बच्चों का जो है काम करना मना है। तो चाइल्ड लेबर की बात करता है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन, एक प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ फैमिली होती ही ऐसी हैं कि वास्तव में बहुत पुअर है, राइट। और पुअर हैं तो उनको क्या होता है कि उनको भी अपने परिवार को चलाना है, अब कमाने वाला कोई नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे को अगर हम चाइल्ड लेबर कहीं मिलेगी नहीं, बच्चा कहीं चाइल्ड लेबर कर नहीं सकता है और जो बड़ा है वो कमा नहीं सकता है। सपोज़ वो डिसेबल्ड हो गया या कोई और भी परिस्थितियां होती हैं या कमाने वाला ही ना रहा, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने या हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखा कि चाइल्ड लेबर लागू है, कर सकता है, लेकिन कहाँ, नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर वो सेफ जोन में काम कर सकता हो, जहाँ बच्चा सेफ रह सकता हो, जहाँ बच्चे की लाइफ पर कोई रिस्क ना हो, वहाँ पर काम कर सकता है। जैसे कि
फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में क्या है, एक्टिंग करनी है, बच्चे से ये बोलना है कि बेटा ये डायलॉग बोलना है, और उससे भी कोई स्टंट वाला काम नहीं लिया जा सकता है कि बच्चे से कोई खतरनाक स्टंट करवाया जाए। तो स्टंट नहीं करवाना है, उससे बच्चे से जो एक बच्चे का रोल होता है वो बच्चे का रोल आप प्ले करवा सकते हैं। और भी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा जैसे कि जहाँ पर कोई रिस्क ना हो वो नॉन हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में बच्चे काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा लेबर नहीं लेनी है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको पढ़ने लिखने का समय भी देना है ताकि वो काम भी कर सकें और अपने लाइफ को थोड़ा ग्रो भी करें, ऊपर भी बढ़ाएं। राइट? तो ये यहाँ पे प्रोविज़न की बात करता है। अच्छा, सेकेंड थिंग, यहाँ पर सर्विस की भी बात की गई है। अब तो हो गया, अब तक तो हमने कहा कि ये काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, दोनों ही इंस्टीट्यूशन फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं, बॉन्डेड लेबर वाला काम नहीं कर सकते हैं, और दोनों ही इंस्टीट्यूशन ट्रैफिकिंग एक्ट नहीं करेंगे। अगर ट्रैफिकिंग करेंगे तो पनिशेबल ऑफेंस होगा, और चाइल्ड लेबर नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड लेबर को हम साइड में रख करके इन दो पर हम बात कर लेते हैं। ये काम खासतौर से बॉन्डेड लेबर पर, इस पर हम बात कर सकते हैं। बॉन्डेड लेबर हो सकती है अगर सरकार को ज़रूरत है तब। आप कहोगे सर, सरकार ही अगर हमें ज़बरदस्ती काम लेगी तो सरकार के अगेंस्ट भी क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। बिल्कुल होगा, मैंने पहले ही कह दिया, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन हमने फिर कहा कि ये एक्सेप्शन है कि सरकार आपसे आपकी मर्जी के विरुद्ध काम ले सकती है, करवा सकती है। कब? इन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि कभी कोई इमरजेंसी इम्पोज हो गई, इमरजेंसी इम्पोज होने पर मान लीजिए कहीं पर वार छिड़ गया, हमारा इंडिया और चाइना के बीच का वार हो गया, या इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया। अब वार के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि वार भीषण रूप ले लेता है। पहले तो लगता है इनिशियल स्टेज में कि हम इसको 10 से 15 दिन में इस लड़ाई को ख़त्म कर लेंगे, या तो राउंड टेबल पर या बातचीत करके मामले को ख़त्म हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे अब रसिया यूक्रेन रसिया वाला चल रहा है, जो 1 साल से ज़्यादा हो गया चल ही रहा है। आपका ईरान इराक वाला जो बहुराष्ट्रीय युद्ध लड़ा था इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, तो वो काफ़ी लंबा चला। तो जब कभी इस तरह की स्थिति आ जाए कि भारत में अब सेना कम पड़ने लगे, तो सेना की सेवा करने के लिए भारत का कोई भी नागरिक मना नहीं कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान में वो फिर सरकार आपको वेतन दे या ना दे, या खाना खिला करके ही आपसे काम ले ले, या मिनिमम वेज दे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्क्रिशन है। वो सेवाओं के लिए आप मना नहीं करेंगे, मतलब आर्मी सर्विसेज के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, एक तो या फिर कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो, या अभी जैसे पैंडेमिक आया, कौन सा कोरोना वायरस आ रहा था 2020 में, भारत में कोरोना वायरस आ गया था 2020 में, कोविड-19। तो उस समय अब मेडिकल स्टाफ की जब कम पड़ने लगे, डॉक्टर्स कम पड़ने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोविड सेंटर बना दिया, और प्राइवेट डॉक्टर्स से भी कह दिया कि भाई ये सर्विस आपको देनी है। जो डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, नर्स थे, उन सब के लिए स्टेट की सर्विस मैंडेट कर दी थी। राइट? क्यों मैंडेट कर दी थी? क्योंकि वो भी एक तरह की इमरजेंसी ही थी, क्योंकि उस समय भी हम कहीं ना कहीं फाइट ही कर रहे थे। और बस फर्क इतना था कि कोरोना एक ऐसा एनिमी था हमारा जो दिखाई नहीं दे रहा था, हम पर हमला कर रहा था। तो स्टेट की सर्विस के लिए या गवर्नमेंट की सर्विस के लिए आप डिनाई नहीं करेंगे अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो। इज दैट क्लियर? तो ये एक आपका एक्सेप्शन है। इस केस में आपने ये 2 केस तो देख ही लिए कि संजीत राव वर्सेस
स्टेट ऑफ राजस्थान। एक केस और है 1984 का है शायद, नहीं 1983 का ही है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी जो है बॉन्डेड लेबर पर ही डिस्कस किया गया है आर्टिकल 23 में। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बेसिकली इस केस में हुआ क्या, जो ये मिस्टर दीना भाई हैं, इन्होंने जेल के कैदियों की हालत देखी, जेल के कैदियों की हालत देखी। ये 1983 का केस है। तो जेल में कैदियों से काम लिया जा रहा था, लेकिन उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा था। मतलब उनसे ज़बरदस्ती, जेल में जो बंद है तो उससे ज़बरदस्ती कौन, जेलर काम लेता है या जेल प्रशासन लेता है? तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन कैदियों से, इम्प्रिजनर से काम तो लेते थे, लेकिन उनको मिनिमम वेजेस नहीं देते थे। तो ये जो है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, प्रोटेक्टर है, हम कई बार बता चुके हैं। तो इसके तहत दीना जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले गए। दीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के कहा कि भाई जेल की कैदियों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको एक जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि वो हैं तो ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग दैट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, 24 कि आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। तो अगर काम ले भी रहे हैं तो उनको जो है मिनिमम वेज तो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जो है इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की और कहा कि ज़रा इन्वेस्टिगेशन करके बताओ क्या जो मिस्टर दीना कह रहे हैं वो सही है। तो वास्तव में भारत के जेलों की हालत ऐसी ही पाई गई कि हर जेल में कैदी भरे पड़े हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भरे पड़े हैं, और उनसे काम भी लिया जा रहा है। उन कैदियों के बारे में पूछा जा रहा है, कैदियों से पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हें कुछ मिलता है काम करने का? तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ मिलेगा क्या? अच्छा, कैदी को भी पता नहीं होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, काम के बदले में हमें पैसा भी मिलता है। तो कैदियों को भी पता नहीं होता है। तो बोले यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो बस वही है कि सुबह शाम नाश्ते में हंटर भी मिल जाता है कि झाड़ू लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर नहीं हो पाता है तो हंटर पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये स्लेवरी है। ये एक तरह से जेल के अंदर भी आप गुलामी करवा रहे हैं, मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये 1983 में दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये ऑर्डर इशू किया, पास किया, ये रिट इशू कर दिया और सभी स्टेट के लिए ये मैंडेट कर दिया गया कि स्टेट की जो भी जेलें हैं या भारत के विद इन इंडियन टेरिटरी जो भी जेल्स हैं, उन जेल में बंद कैदियों से यदि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी काम लेते हैं तो उस काम के अनुसार उसको आप मिनिमम वेज देंगे। इज दैट क्लियर? फ्री में कोई काम नहीं लेंगे आप। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, आप जब किसी एक काम को एक महिला कर रही है, एक काम को उसी काम को एक पुरुष कर रहा है, मतलब एक मेल और एक फीमेल, मेल एंड फीमेल बोथ डज सेम वर्क, दोनों एक ही काम करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि फीमेल का वेतन लेस और इसका मोर, इसको ज़्यादा दे देते हैं। तो दैट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप कास्ट, सेक्स, इसके आधार पर जो है कोई क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। अगर सेम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल हो, ये इसमें कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अगर सेम वर्क कर रहे हैं तो वेतन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे का मतलब होता है कि जब काम बराबर कर रहे हैं तो वेजेज भी जो है क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये आर्टिकल जो है 23, 24 यहाँ से जो है सही मायने में फिनिश होता है विथ केस स्टडीज़ के। एक केस और था, इसमें जो है बंधु मुक्ति मोर्चा,
बंधु मुक्ति मोर्चा। बंधु मुक्ति मोर्चा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का है। हुआ क्या, बंधु मुक्ति मोर्चा वालों ने देखा फरीदाबाद में जो पत्थर तोड़ने वाली साइट्स है वहाँ पर जो है मजदूरी करवाई जा रही, लेकिन उनको मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। तो बंधु मुक्ति मोर्चा जो कि एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, समाज की भलाई के लिए काम करने वाले हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को के जस्टिस को, मिस्टर भगवती थे जज साहब, जस्टिस मिस्टर भगवती को एक चिट्ठी लिखी। ये किसके, SCI के जस्टिस थे। इनको एक सिंपल चिट्ठी लिखी कि यहाँ पर ये काम हो रहा है लेकिन इनको मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए सो मोटो उसको PIL में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया सो मोटो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये या हाई कोर्ट को ये राइट है कि वो सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकते हैं और सेल्फ कॉग्निजेंस के आधार पर उसको जो है सो मोटो PIL कंसर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने PIL में कन्वर्ट किया और एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये पता करवाया कि क्या वास्तव में यहाँ पर मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। जब देखा कि जो बंधु मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे या जो पदाधिकारी थे जिसने चिट्ठी लिखी थी कि उसकी बात सही है, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया कि ये जो है आर्टिकल 23-24 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ तत्काल जो है दंड का प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्ट जो है क्या है, इलीगल एक्ट हैं, ये गैर कानूनी है। इज दैट क्लियर? तो आपने केस लॉ के साथ आज समझा है आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का बस एक ही मतलब होता है मेनली कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेंगे, अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, गर्ल्स, बॉयज़, इनको एक सामान की तरह खरीदना या बेचना अलाउ नहीं है और ख़रीदना बेचना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो दैट वुड बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 एंड वुड बी पनिशेबल ऑफेंस एज पर द लॉ। जो कानून के हिसाब से वो जो है क्या है, दंडनीय अपराध होगा, उसे दंड दिया जाएगा। सेकेंड, बॉन्डेड लेबर, मतलब उसकी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवाएंगे, काम नहीं लेंगे, अगर करवाते हैं तो वो गलत है, राइट। और काम भी ले रहे हैं, एक तो उसमें उसका कंसेंट भी शामिल होना चाहिए, कंसेंट के साथ साथ वो काम करने वाले व्यक्ति को मिनिमम वेज भी मिलना चाहिए। थर्ड, प्रोहिबिशन इन फैक्ट्रीज, किसका, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज़ का मतलब है जहाँ पर हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, क्रैकर इंडस्ट्रीज़ हो गई, बीड़ी के कारखाने हो गए, क्योंकि बच्चे अगर काम करेंगे तो उनका बीड़ी सिगरेट के कारखानों में तो उनके जो लंग्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उससे उनको डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की चपेट में आने की संभावना है। क्रैकर इंडस्ट्रीज़ में क्या है, जैसे पटाखे बनाने, बम बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, तो बच्चों से कोई गलती हो सकती है और कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। और जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ और भी हैं, जैसे कि कपड़े के कारखाने हो गए या आयरन कारखाने हो गए, स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो इनमें जो है बच्चों से काम नहीं लेना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।